नमस्कार। हिमवंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष मेजर जनरल मोहनलाल असवाल जी। आपका सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन लीग की जब स्थापना हुई थी, उनके उद्देश्य और आपके आने के बाद किस तरह से आपके मन में है कि हम इसके लिए कुछ अलग करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक्स सर्विसमैन लीग की स्थापना किस कारणों से हुई थी। जब हमारे जो चीफ जनरल करियप्पा वो जब सेना अध्यक्ष थे, उस समय के दौरान में ऐसा महसूस किया गया था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे कि जब तक जवान सेना में रहते हैं तो उनकी देखभाल होती रहती है जी। और जब वो सेना से चले जाते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरह से ये पूरा संगठन और किस तरह से इनकी देखभाल होती है। तो इसके लिए उन्होंने उन्हें बताया कि आप देखिए कैसे हम अपने पूर्व सैनिकों की देखभाल कर सकें। तो उन्होंने पूरे विश्व में सब ये स्टडी किया कि किस तरह से करते हैं, यूएस में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में। तो उन्होंने ये देखा कि एक सर्विसमैन अपना ही एक लीग बना करके और अपने ही लोगों के जो एक्स सर्विसमैन है उनकी देखभाल में वो कार्यरत रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है किस तरह की इनकी दिक्कतें प्रॉब्लम हैं और वो क्योंकि सेना में रहे हुए हैं तो उनको सारा प्रोसीजर पता होता है। जी जी। और उनका उनके साथ एक जुड़ाव भी होता है, जी। तो वो अच्छी तरह से उसका देखभाल कर पाते हैं। इसलिए इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की स्थापना हुई थी, जो कि हमारा जो ऑफिस दिल्ली में है, उसी के अंडर में हर एक प्रदेश में एक एक्स सर्विसमैन लीग उस प्रदेश का है। जैसे हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग जो हमारा ये संगठन है, इसी तरह से हर जिले में हमारे जैसे 13 जिले हैं तो हर जिले में हमारा एक एक वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का लीग है, जैसे देहरादून एक्स सर्विसमैन लीग, रुद्रप्रयाग एक्स सर्विसमैन लीग वगैरह वगैरह। फर्दर उन लोगों ने अपने व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनके ब्लॉक लेवल तक उनके प्रतिनिधि हैं और वो फर्दर गांव तक, ताकि आपके रीच दूर दराज इलाकों तक संगठन की रीच बन जाती है। जी, इस तरह से ये हमारा संगठन बना हुआ है। जी सर, 9 मार्च 1982 को जैसे सर मुझे जानकारी है कि इस लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है 9 मार्च 2002 को ये जो आपका यूईएसएल का जो संगठन है वो यहाँ पे बना था। हाँ। तो उसके बाद की प्रोग्रेस किस तरह की रही है सर, थोड़ा सा इस पर लोगों को जानकारी आप देंगे। क्योंकि जब ये उत्तराखंड जो प्रदेश ये अलग एक राज्य बना तो ये महसूस किया गया कि उत्तराखंड का भी एक अलग सा रहना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पे उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग यहाँ पे बना। और उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड एक पूर्व सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे करीबन आज की तारीख में भी करीबन 2 लाख करीबन पूर्व सैनिक और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं वो सब हैं। तो उनकी देखभाल के लिए ये एक यहाँ पर लीग बनाया गया, और ताकि सभी जो पूर्व सैनिक हैं, उनके जो आश्रित हैं, फैमिलीज हैं, वीर नारियां हैं, विधवाएं हैं, उनका अच्छी तरह से देखभाल किया जा सके। इस तरह से यहाँ पर ये लीग की स्थापना हुई है। और आपको मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये लीग है उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग, इसमें सब जो भी हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, बाकी जेसीओ ओआर जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वो सब वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई से ग्रांट को आता नहीं है, तो इट्स मोर ऑफ ए एनजीओ का स्टेटस हमारा है रहता है। और इसलिए स्वतः ही अपने मन से जो आगे आए हैं, ये समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अब वो रिटायर होकर के आ गए हैं, उनके पास एक नॉलेज है, क्षमता है, उनका करने का कुछ जज्बा है, क्योंकि फौजी का जज्बा हमेशा बना हुआ रहता है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करने के उसमें रहते कि हम करें, तो वो सोचते चलो हम लोगों की सेवा करें। तो सब अपने आप जुड़े हुए हैं, अपने पैसे से वो आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं और कुछ करने के लिए उनका मन रहता है, इसलिए वो अपना जुड़े हुए हैं। सर, उत्तराखंड एक सर्विसमैन लीग है जो इतना बड़ा आपका संगठन है प्रदेश स्तर पे, 13 जो है इसमें जो है आपने अलग से जिलों में भी संगठन तैयार किए, लेकिन इसके अलावा भी 300 संगठन और जो है सैनिकों के बने हुए हैं। क्या इनको मान्यता है या इस तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है कुछ? देखिए, जो हमारा ये उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग जो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग से जुड़ा हुआ है, ये भारत सरकार द्वारा ये इसको मान्यता प्राप्त है। और इस संगठन का जो पैटर्न इन चीफ है वो हमारे खुद रक्षा मंत्री उसके पैटर्न इन चीफ हैं, और जो तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं, जो चीफ्स हैं, वो इसके पेट्रन्स हैं। तो आप देखिए ये एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि भारत सरकार मान्यता देती है, उत्तराखंड सरकार ने भी इसको मान्यता दे रखी है।
बाकी जहाँ तक अन्य आप बोल रहे हैं कि और कई सारे संगठन हैं, वो हम उनका प्रयास हमारा ये रहता है कि वो लोग एक इस मुख्य धारा जो ये है जिसके थ्रू सबका करने का है, इसके साथ जुड़े तो इस संगठन में एक अपने आप ऊर्जा और एनर्जी और स्ट्रेंथ अपने आप आएगी, और जी मुख्य उद्देश्य तो सेम है जी लोगों को करने के लिए। अब कोई अपना कहीं छोटे छोटे बना देते हैं, उसको को मान्यता प्राप्त रहती नहीं है, वो मे बी लोकल लेवल पर उनका क्या सोच विचार रहता है, जी वो जी। मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम्म, पर ये कि अगर मुख्य जो एक एस्टेब्लिश्ड संस्था है, चैनल है, जिसको कि सरकार सुनती है, जिसकी जो हम बातें बोलते हैं तो उसको सुनते हैं, उस पे वो अहम विचार करते हैं कि नहीं ये मुद्दा है, ये ज़रूर कंसर्न आया है इनके सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के लिए, तो उसके ऊपर कुछ करने का उनका काम रहता है। जी सर, मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि जैसे इतना बड़ा ये हमारा संगठन है और ये मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से, तो ये जो छोटे मोटे संगठन लोगों ने बनाए हैं वो कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों में पैदा कर रहे हैं। किसी की पेंशन की समस्या है, किसी विधवा की अन्य समस्याएं हैं, तो वो जो है उनको कहीं भटका तो नहीं रहे हैं, या ऐसा होना चाहिए कि इस संगठन में उनका जो है लिप्त हो जाना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। आपका जो आपने बोला बहुत ही अच्छा ये पॉइंट आपने बोला है। मैं भी जब पूरे और जिलों में विजिट हम लोग भ्रमण करते हैं, वहाँ पे अपने एक्स सर्विसमैन जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके हम मीटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा यही उनको बोलना रहता है कि देखिए अलग अलग रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनके पास कितनी नॉलेज है, कितना उनको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमारा भी उनको यही रहता है कि आप ये छोटे-छोटे बना करके कोई उसका कोई फायदा औचित्य नहीं भी है। नहीं होता, फ़ायदा भी नहीं होता, और उसमें कोई पावर भी नहीं होती है। जी जी अगर एक संगठन जो कि काम कर रहा है, उसके साथ सब लोग जुड़े, काफ़ी सारे संगठनों को हम एक इस धारा में जोड़ने में सफल हुए हैं, और कई लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि पीछे 2-4 साल से जो कोरोना का जो वो चला, तो लोगों से वन टू वन में मुलाकात नहीं हो पाई, जी 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 इसलिए किसी से थोड़ा इस मामले में बात नहीं हो पाई। जी अब क्योंकि ये स्थिति थोड़ा ठीक है, हम लोग जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनको बताते हैं, और कईयों को समझ में आ जाता है उनको। जी जी कईयों को पता भी नहीं था कि ऐसा भी है, जी क्योंकि वो अपना कहीं ब्लॉक, कहीं गाँव में उन्होंने अपना एक संगठन खड़ा कर दिया, जी तो उन्हें पता नहीं है। अब हम जाते हैं तो उनको हम इस चीज़ के बारे में उनको बताते हैं, तो मानते हैं हाँ, बात सही है, तो कई सारे संगठन जुड़ भी गए हैं अभी। जी जी तो धीमे-धीमे करके आ जाएँगे सब मतलब वो एक धारा। आपकी प्राथमिकता में है कि अधिक से यस। अधिक जुड़े और एक मजबूत मजबूत संगठन ये संगठन, बने। हाँ, मजबूत जी संगठन बने, जी ताकि अगर हम कोई पूर्व सैनिकों के बारे में कोई हम बात बोले, तो लगे हाँ, ये सब लोगों का पॉइंट है, पॉइंट तो है। उसके ऊपर ज़रूर विचार किया जाएगा। और सर अब बात आती है कि जो आपका संगठन है यहाँ पे उत्तराखंड के स्तर पर और जिसको मान्यता प्राप्त है, उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो किस तरह के उद्देश्य हैं, क्योंकि कई लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ उद्देश्य भी नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये पूर्व सैनिकों का संगठन है, तो सबसे पहले तो ये रहता है कि हमारे जो भी सैनिक जो रिटायर होकर के आते हैं, उनको उनमें एक समन्वय बने, सामंजस्य बने, ताकि जिस तरह का एक माहौल फ़ौज में रहता है, यूनिट में रहता है, सब मिल-जुल करके रहते हैं, उस तरह का माहौल हम उनको दोबारा दे सकें, जी यहाँ पर भी दे सकें, तो वो हम देने में काफ़ी हद तक सक्षम होते हैं। हर एक ज़िले में इनकी अपनी मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, हम्म। कोई भी मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, या कहीं किसी की भी कोई समस्या है। अभी जैसे मैं उत्तरकाशी पीछे गया था, आपको मैं बताना चाहूँगा, तो जब वहाँ पर वो आपदा आई थी उत्तरकाशी की, तो हमारे संगठन वाले वहाँ जा कर के उन्होंने अपने आप ही, बिना किसी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने आप ही हर एक ब्लॉक से उन्होंने लोगों को बुलाया, जी और उनके लिए जो जी ज़रूरी सामग्री थी, जी वो सब उन्होंने इकट्ठी की, जी और जा करके गाँव-गाँव में दिया उन्होंने। जी तो बेसिकली समाज के लिए कुछ करें, जी इस तरह से वो किया। फिर दूसरा हमारा रहता है कि हमारे संगठन में जो रिटायर्ड लोग हैं, वो पुराने काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। हम्म। उस समय जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता था, तो इतना डिस्क्रिप्टिव और इतना डिटेल में नहीं होता था, जो आजकल डिजिटल एरा में आने के कारण हो गया है। जी तो उस समय तो खाली रहता था, जैसे वाइफ़ का नाम है, तो वाइफ़ जैसे बोलते थे 1960 में पैदा हुई, हाँ, बस खाली। परंतु अब जब उनको ये ज़रूरत पड़ती, तो वो एग्ज़ैक्ट चाहिए होता है, बैंक में, डॉक्यूमेंट्स में, कौन-सी तारीख, कौन-सा महीना, जी जी तो वो अब उनको पीपीओ में चेंज कराना है। तो पीपीओ एक आपको मालूम है कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जी जी होता है, उसमें कोई भी चेंज कराने के लिए काफ़ी जी प्रक्रिया से उसको करना पड़ता है। जी तो उन लोगों को गाँव में है, उन्हें पता नहीं है, कभी किसी का डेथ हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना, तो ये फिर उनका पेंशन इफ़ेक्ट हो जाता है, और एक भूतपूर्व सैनिक या उसके परिवार का स्रोत आय का स्रोत खाली पेंशन होता है। वही अगर रुक जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हमारा ये रहता है कि ये उनका सबसे
मेन मुद्दा है कि इसमें कोई उनकी बाधा ना आए। जी। फिर उनके जैसे कोई मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो हमारा ईसीएचएस का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उसमें फिर अभी समय के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको ताकि वो समय के हिसाब से उनके वो चेंज हो जाएँ, ताकि उन्हें दिक्कत ना पड़े। अभी हमारा जो नया सिस्टम हो रहा है, स्पर्श का सिस्टम, जो कि एक नए प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू पेंशन दी जाएगी। अब कोई भी सिस्टम अगर जब चेंज होता है, तो कुछ होती हैं उसमें चीज़ें एक नए सिस्टम में आने में, तो उसमें जो भी बाधाएँ हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। और जिस तरह से हमारे कोई विधवाएँ हैं, वीर नारियाँ हैं, जो कभी हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनकी जो विधवाएँ हैं, उनको सही पुरस्कार राशि, अनुग्रह राशि जो कुछ है, उनको समय पर मिले और सही अमाउंट में उनको मिले। इस सब में हम उनका प्रयास करते हैं, ताकि एक सैनिक जो रिटायर होकर के आया है इतनी मेहनत के बाद, उसका जीवन आसान हो, वो खुशी से अपना जीवन व्यापन करे, उसके परिवार उसके साथ ठीक से अच्छी तरह रहे। कभी कुछ समस्याएँ हो जाती हैं, तो वो भी हमारे पास आती है, हम उनका भी समाधान करने का कोशिश करते हैं, जी। ताकि वो एक सुखी जीवन बिता सकें। अच्छा, सैनिक तो अपने जो समस्याएँ हैं उनको जो है इस मंच तक ले आता है। हुँ, लेकिन दूर-दराज के क्षेत्र में कई विधवाएँ, महिलाएँ जो वीर नारियाँ हैं, हुँ। उनकी बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाती है उनको। इसी से जैसे आपको स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के पेंशन से संबंधित चीज़ें होती हैं, कई बार उनको बढ़ोतरी का भी नहीं मिलता है। तो क्या मतलब संगठन उनके बारे में स्पेशली कुछ सोच रहा है? हम अपने जो भी इस तरह की बातें आती हैं, वो हम अपने जो जिला स्तर पे हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, उनको हम अवगत कराते हैं, उनको आगाह कर देते हैं। वो फर्दर समय-समय पर अपने ब्लॉक लेवल के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि लोग, उनको वहाँ बुला के उनको बताते हैं। और वो ब्लॉक वाले, क्योंकि एक ब्लॉक पे 5-7 गाँव होते हैं, तो उसको पता है, ब्लॉक वाले को सब पता रहता है मेरे कितने गाँव और कौन-कौन मेरे फौजी हैं। तो वो जी। अक्सर उनसे मेल मुलाकात होती रहती है जी, उसको। जी, जी। तो अगर किसी का जैसे कोई बढ़ोतरी होती है, किसी हवलदार की उसमें बढ़ोतरी हुई, तो उसको मालूम मेरे कौन-कौन हवलदार है, तो वो जी। गाँव में जाता रहता है। बोलता भाई तुम्हारा कितना हो गया? अभी हमको ये आया कि नहीं तुम्हारा इतना बड़ा होना चाहिए, तुम दिखाओ अपना पीपीओ कागज वगैरह चेक करता है। जी। किसी को वेरिएशन लगता है, तो वो सीधे अपने जिले में करता है, बताता है। वहाँ से अगर कोई उनका समाधान नहीं हो पाता, तो सीधे हमको बताता है, सर ये हमारी दिक्कत आ रही है, इतने दिनों से केस चल रहा है। तो हम उसका फिर हम लेवल रेज़ करते रहते हैं उसका, ताकि जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। समाधान ना हो जाए। सर, इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि जैसे किसी को तत्काल जो है आपसे संपर्क करना है या संगठन से संपर्क करना है या उसकी समस्या का समाधान सीधे तौर पे हो जाए, हुँ। कोई हेल्पलाइन आप जो है इसको जारी करने वाले हैं? हमारे जो अध्यक्ष लोग हैं, हमने अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हमारे हर जिले लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। हमारे प्रदेश लेवल पे ग्रुप बने हुए हैं। मैं जो बाकी और राज्य हैं भारत के, उनके राज्यों का अध्यक्षों का ग्रुप बना हुआ, मैं उसमें शामिल हूँ। हुँ। इसी तरह हमने कर रखे हैं। अभी हमने अपना ये नया, आपने देखा होगा, हमने कैलेंडर छपवाया है जी। और इसमें हमने ये सारे नंबर दे रखे हैं। जी, जी। ये हमने हर अपने जिले में अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए के पास से कैलेंडर भिजवाया कि ब्लॉक लेवल तक इनको बाँटो। ये हमने जिला सैनिक अधिकारी जो है उनको भी दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत भूतपूर्व सैनिक जी, जी। जाते रहते जी, हैं। जी, जी। उनको हमने कहा बाँटो, ताकि ये, क्योंकि पूरे साल भर टंगा रहेगा जी, जी। और ये नंबर इसमें दिए हुए हैं। तो एटलीस्ट कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, मेरे पे आते रहते हैं। मेरे पास करीबन 3-4 हज़ार नंबर मेरे फ़ोन में लोगों के हैं। जी, जी। तो कभी भी कोई बात बताते हैं, कोई समस्या बताते हैं, तो हम इमीडिएटली उसका समाधान ढूँढते हैं। और अगर हमारे मेरे लेवल पर नहीं होता, तो मैं आगे उसका लेवल रेज़ करता हूँ। जो भी हैं, चाहे पीसीडीए के लेवल पर हो, चाहे वो एमडी ईसीएचएस के लेवल पर हो। कई मुद्दे तो हम अभी, मैं गवर्नर साहब से मिलता रहता हूँ अक्सर, तो उनको बताते हैं। गवर्नर साहब भी डायरेक्ट एकदम अपने चैनल से करते हैं। तो हमारा चैनल कोई ऑफ़िशियल वैसा चैनल हमारा रुकता नहीं है। हमारा हुँ। इमीडिएटली जो है जो समस्या है उसका समाधान करने का हम भरपूर कोशिश सर, करते हैं। एक जो क्वेश्चन मैं आपसे चाह रहा था कि जैसे आज के डिजिटल के ज़माने में क्योंकि अब सब तो ऑनलाइन हो चुका है, हुँ। तो क्या मतलब एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जाए या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जो है आपका हो कि इसमें 24 घंटे जो है भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएँ, वीर नारियों की समस्याएँ, इनका जो है तत्काल समस्या का समाधान हो सके? क्या सरकारी स्तर पे भी ऐसा हो सकता है? देखिए, क्योंकि हमारा एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जी, तो आप जो बोले वो आपका जो पॉइंट बहुत अच्छा है, जी, पर उसके लिए एक फिर डेडिकेटेड कोई पर्सन होना चाहिए जो कि अवेलेबल हो वो जी। अटेंड करने के जी, लिए। जी, जी। वो सरकारी लेवल पर एक अच्छी, बहुत अच्छी पहल ये हो सकती है कि एक जी, इस तरह का हो। मैं तो आपके माध्यम से अवश्य ये पॉइंट
सरकार तक भी पहुंचाना चाहूंगा जी कि एक इस तरह का नंबर जरूर करें, जी और वो ताकि लोग, क्योंकि मोबाइल सबके पास है जी आजकल, जी गांव गांव में है, जी जी। तो वो अप्रोच कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव आपका है, मतलब ये इसमें अवश्य एक होगा। मोबाइल कोई ऐप हो जाए, हाँ। क्योंकि आजकल तो सब हम्म मोबाइल से ही हम्म सब कुछ कर देते हैं। हम्म किसानों के लिए भी मोबाइल ऐप है, हम्म, हर तरह के ऐप खुले हाँ, हुए हैं, ये तो उसमें अपनी समस्या डाल करके बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है। ये हो सकता ये है। हो सकता है, और हुँ, ये क्योंकि हमको उसका डेडिकेटेड हमारे पास जी, स्टाफ जी, नहीं है, हमारे जी, जो वॉलंटियर लोग हैं बेचारे वो आते हैं। जी, और ये सुझाव बहुत अच्छा, जी, बिल्कुल इसमें अमल किया जा सकता है। तो कोई भी लेवल हो, चाहे सरकार के लेवल पर हो, कहीं अगर हम हमें कहीं से कुछ मदद मिल जाए तो हम खुद इसको करने को तैयार हैं, हमें बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई वो नहीं है। सुझाव बहुत अच्छा है कि जी, लोगों की समस्या वो जब चाहे तब अपनी समस्या उसमें डाल सकता है, जी। ताकि समाधान हो सके। अच्छा, 14 जनवरी को जो है आपके यहाँ जो है एक गौरव सेनानी दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इस बार का दिवस किस तरह से खास रहा है आप लोगों के लिए? देखिए 14 जनवरी को हमारे भारत सरकार ने उसको डिक्लेयर किया एज ए वेटरन्स डे। वेटरन्स डे मतलब जो अपना जो सेवा का काम पूरा करके एक वेटरन बनता है। और ये बताना चाहूँगा आपको कि क्यों मनाया जाता है, जी, किस लिए ये। जी, हमारे जो सबसे पहले जो चीफ थे, इंडियन चीफ जनरल करियप्पा, वो 14 जनवरी 1953 को रिटायर होकर के वो एक वेटरन बने थे। जी, तो वो दिन एक खास खास उसको है। माना गया, इसलिए ये दिन भी 14 जनवरी का दिन नियुक्त किया गया, जो कि वेटरन्स डे मनाया जी, जाएगा। इस बार भी 2023 में ये भी दिन सभी पूरे भारत में इसको बड़े जोर शोर से मनाया गया था। करीबन 10 जगहों के ऊपर पूरे भारत में हुँ, एक अच्छे बड़े प्रोग्राम्स किए गए थे। हमारे उत्तराखंड में भी ये किया गया था, उत्तराखंड में अपने देहरादून में ही ये प्रोग्राम हुआ था। और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इसमें आए थे, आर्मी कमांडर थे, हमारे उसमें सीडीएस साहब आए हुए थे, उसका धामी साहब उसमें मौजूद थे, और काफ़ी उसमें लोग आए हुए थे। और बहुत ही अच्छा, काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे सारे जो वेटरन्स थे, पूर्व सैनिक लोग इसमें आए हुए थे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा। और इसमें हमने भी अपनी तरफ से जो हमारे उत्तराखंड के लिए जो ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी हमने भी पैरवी पॉइंट किया है। पैरवी की थी। तो मैंने अपने उद्बोधन में रक्षा मंत्री जी को और पुष्कर धामी जी को भी 2 पॉइंट मैंने दिए थे। पहला पॉइंट तो हमने रक्षा मंत्री जी को दिया था कि हमारा जो यहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल है, अ, उसको अपग्रेड किया जाए। वहाँ पर कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और मतलब जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ जी, हैं, जी। उसके डिपार्टमेंट्स वहाँ खुले। हुँ, तो यहाँ पर क्योंकि करीबन 59,000 तो जो सर्विस कर रहे हैं वो वो सैनिक और उनके परिवार परिवार डिपेंडेंट है। करीबन सवा 2 लाख पूर्व सैनिक हैं, जो कि जिनको ये फ़ायदा मिल सकता है जी, इस स्पेशलिस्ट सर्विसेज़ का वहाँ पे। तो हमने बोला इसको अपग्रेड किया जाए। जी, और एक पॉइंट हमने अपने मुख्यमंत्री जी को दिया था कि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनको जो पुरस्कार, उनको राशि मिलती है और जो अनुग्रह राशि मिलती है, जी, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और वो जो बाकी और राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, ये लगभग 1 करोड़ रुपया देते हैं। जी, हम लोग के यहाँ थोड़ा ये राशि कम है। कम तो है। हमने कही जो शहीद हो गया वो उसको बराबर का हक मिले जी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, और एक पॉइंट हमने और बोला था, समय की परिस्थितियों को देखते हुए, अब जिस हिसाब से आपको मालूम है, छोटी-छोटी फैमिलीज़ होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज़, यहाँ पे बाहर का लोग, कोई बाहर जाता है नौकरी के लिए, ज़्यादातर वहीं सेटल हो जाता है। तो जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, वो रह जाते हैं। तो एक ओल्ड एज होम पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड में अगर कहीं पर सूटेबल जगह के बाद में डिसाइड हो सकता है, पर एक उसकी ज़रूरत अब लगती है कि होना चाहिए एक ओल्ड एज बिल्कुल, होम, बिल्कुल। ताकि जो बुजुर्ग पूर्व सैनिक हैं जिनका कि कोई देखभाल के लिए नहीं अगर इस तरह रहता है, तो उनकी वहाँ पे सुचारू रूप से देखभाल हो सके। अच्छा, ये पॉइंट मुझे। अब बात आती है ओआरओपी की। हुँ। तो अभी जो है जिस तरह से ओआरओपी जो है बताया जा रहा है कि सैनिकों को इसका लाभ मिल रहा है। हुँ। लेकिन अभी भी जो है जैसे जनरल सतबीर सिंह जो है यहाँ धरने पे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस तरह से नहीं है, ये सारी विसंगतियाँ इसमें बहुत सारी हैं। किसी को इसका लाभ मिल गया, किसी को जो है ऑफिसर रैंक को जो है इसका अभी कई जगह जो है लाभ नहीं मिला है। किस तरह की विसंगतियाँ हैं, आप क्या समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को? देखिए सबसे पहले तो ये बहुप्रतीक्षित वो थी ओआरओपी, जो कि 2019 से होना था, और उसमें थोड़ा किसी कारणों से थोड़ा विलंब हुआ। जी, तो वो अभी उसका आ गया है, पिछले साल ही उसका ऑर्डर आ गया है कि वो अब सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया।
अब उसको उसकी जो टेबल्स बननी कि किसको कितनी सर्विस है, कितना उसको मिलना है, वो अभी आनी बाकी है। जी तो एक बार वो अगर पूरी आ जाए, उसको स्टडी किया जाए कि हाँ किस किस को कितना कितना दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे, जी तब उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करना उचित रहेगा, क्योंकि जी अभी तक कोई आई नहीं है जो टेबल्स जिसके हिसाब से उनको एरियर मिलने हैं। जी तो एक बार आ जाएंगे तभी मेरे ख्याल से उचित होगा उसके ऊपर कुछ हम बात करें। और मेरे ख्याल से जल्दी ही आने वाली हैं वो टेबल्स, जैसे पीछे OROP 1 की आई थी, तो एक बार आ जाती तो हम उसको देख करके फिर उसको बताएंगे। अभी बीच में करना ठीक नहीं, एक बार आ जाती जब हम देख ले प्रत्यक्ष रूप से क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं तब तब उस उसके पर ऊपर बोलना ठीक रहेगा, चर्चा तब तब चर्चा करना ठीक जी रहेगा। सर, एक जो मुख्य आजकल जो चर्चा में भी है और अभी अग्निवीरों की बात हो रही है, उसमें जब अग्निवीरों को सेलेक्ट किया तो उसमें 25% लोगों को ही सेना में लिया जाएगा और बाकी लोग जो है उनको रिटायर करके 4 साल की सेवा दी जाएगी। तो इससे आपको नहीं लगता है कि जो लोग 4 साल सेवा करेंगे उसके बाद जो है वो कहीं दूसरी दिशा में भटक सकते हैं? क्या पता वो जो है उन चीज का जो है कुछ गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए अग्निवीर जो एक ये नया सिस्टम जो अभी किया है, जी अगर इसको हम बड़े परिवेश में देखें जी तो हमारे ज़्यादा लोग एक अनुशासित जीवन की तरफ उनको करने का प्रयास ये है। जी और जो लोगों को 25% लोगों को जो सेना में उनको परमानेंट दिया जाएगा, तो वो तो ठीक है, चलो आगे। बाकी लोगों के लिए भी क्योंकि देखिए उनकी उम्र किस उम्र में वो बच्चे जा रहे हैं और किस उम्र में वो देखिए आ रहे हैं। जी अक्सर आप देखिए तो करीबन 17-18 साल से वो भर्ती के लिए जाता है, हम्म, तो 18 22 22-23 साल। और उसके बाद भी खाली सेना ही नहीं, आपके पास BSF, ITBP, CPO जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, इतने सारे उनके चलते रहते हैं प्रोग्राम, उनकी भी भर्तियां होती रहती हैं। तो जब ये 4 साल एक ट्रेन होकर के आएगा बंदा, तो इसको इसका इन जगहों पे निकलने में उसको बहुत सहूलियत मिलेगी उसको। जी और बाकी और कहीं भी जाएगा तो अगर एक ट्रेंड बंदा, एक डिसिप्लिन बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो कहीं अप्लाई करता है, जी वो अगर जाता है वहां पर, हम्म, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको खुश होगी कि ये तो मेरे तो बिल्कुल डिसिप्लिन ट्रेन बंदा मेरे पास आ रहा है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसको। जी 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 हर आप देखिए प्राइवेट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसी, हर कंपनीज वगैरह में वो सिक्योरिटीज के लिए करते रहते हैं, तो ये बंदे को वहां पे जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो एक ऐसे मुकाम पर होंगे कि उनको जैसे आए और वो यहाँ चले जाए। फिर दूसरा, सरकार ने भी बोला है, कभी कई सारी एजेंसीज को बोला है, कई सारी एजेंसीज आगे आई हैं कि हम इतना परसेंट इनके लिए रखेंगे, इतना परसेंट हम इनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे। मैंने भी पीछे मुख्यमंत्री जी ने एक इसी के ऊपर चर्चा कराई थी, तो हमने भी ये बोला था कि इसका एक थोड़ा सा इसको सिस्टमिक सिस्टम थोड़ा ठीक करने का ज़रूरत है। उसमें ये जो लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए कुछ वैकेंसी देना चाहते हैं, उसका एक सेंट्रल पूल कहीं को बनाया जाए, और जैसे जैसे ये अग्निवीर अपने 4 साल पूरे कर रहे हैं, वो इनके साथ तालमेल हुए, जहां पर ये पूल रखा हुआ है, जो वेरियस हमारे डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के बॉडीज हैं, वो बोल रहे हैं हम 10 लेंगे, 20 लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, तो वहां से उनको उनके साथ तालमेल कर, जैसे जैसे वो अग्निवीर निकल रहे हैं उनको पूछो भाई ये यहाँ पर जॉब है, आपको जाना है, आप जाइए। तो वहां पे थोड़ा उनको चैनलाइज किया जा सकता। तो बहुत सारे लोग, हमारे इतना बड़ा देश है, इसमें काफी सारे कि लोग इसमें आराम से मेरे ख्याल से एडजस्ट हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और ट्रेन लोग होंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी मतलब आपका बोलने का मतलब है कि अग्निवीर बनने के बाद उनको जो है जॉब के ज्यादा चांसेस हाँ, उनके होंगे। आप खुद ही देखिए, एक ट्रेंड आदमी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने 2 बंदे हैं, एक बिल्कुल रॉ है और एक 4 साल के ट्रेनिंग करके आया, तो आप बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे? जी जी आप उसको करेंगे जो ऑलरेडी ट्रेंड है, बिल्कुल सीखा हुआ आदमी है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो। अच्छा सर, अब बात आती है कि संगठन में आने के बाद, जब से आप संगठन में आए हैं, हम्म। आपके जो मुख्य उद्देश्य हैं, आपको लगता है कि मतलब संगठन में अभी भी ये कमियां हैं और ये पूरी होनी चाहिए। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्या चीजें सबसे पहले हमारी प्राथमिकता में रहेगा? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगा कि हमारे जो सैनिक हैं, जो भूतपूर्व हमारे सैनिक हैं, उनका मैंने अक्सर देखा कि एक बार वो सेना से आ जाते हैं तो फिर वो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। तो उनका ये है कि उनकी जो उम्र है, वो काफ़ी काम करने की भी उनके पास क्षमता है,
वो कर सकते हैं। वो अभी कुछ अपने लिए, कुछ अपने जहाँ रह रहे हैं घर के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी उसमें भी हो। जी तो जी। उनको थोड़ा जोड़ा जाए, उनके मन में थोड़ा ये लाया जाए कि आप अभी रिटायर, वैसे फौज एक्टिव सर्विस से रिटायर हुए हो, हम्म। परंतु शारीरिक मानसिक रूप से आप अलर्ट हो। जी आप अभी कर सकते हो काम अपने समाज के लिए, देश के लिए, बहुत कुछ दे सकते हो अभी। तो आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करिए और देश को, समाज को कुछ ना कुछ दीजिए, ताकि समाज क्या है, आप और हमको मिलकर ही तो समाज बनता है। बिल्कुल। उसमें किस तरह से हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो अपने इलाके में, अपने गांव की सड़कें ठीक करने के लिए, अगर एक फौजी, उसमें लीडरशिप क्वालिटी वैसे रहती है, जी बोला जी चलो आज मैं अपने गांव की सड़कें ठीक करूंगा भाई। जी जी हमें याद है जब हम छोटे होते थे, हमारे गांव में जो भी होता था, सड़कें वड़कें सब लोग गांव में मिलकर के करते थे। जी। ऐसा कोई नहीं होता था कि कोई गवर्नमेंट वाला आएगा वो करेगा। पर अब धीमे धीमे सोचा गया सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार कितना करेगी। तो उन इन लोगों को इस तरह के चीज़ों से जोड़ा जाए, कुछ करें, कुछ अपना व्यवसाय शुरू करें, दो लोगों को और नौकरी का मौका दें। कोई अपना होम स्टे शुरू करते थे, गांव में रहते, आजकल शहरों के लोग तो आकर के पहाड़ों में रहना चाहते हैं। जी तो अगर थोड़ा अपना ठीक ठाक कर ले तो वहाँ पे दो लोगों को और नौकरी दे देगा, तो वो गांव में ही रहेगा, पलायन भी बचेगा, तो अपना वहाँ पे व्यस्त भी रहेगा। तो इस तरह की उनको किसी न किसी तरह समाज के कुछ धाराओं में उनको जोड़ा जाए, जी ये मेरी हमारी प्राथमिकता रहती है। जी सर। अब अभी मैंने सर यहाँ पे देखा है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा संगठन है यहाँ पे हम्म। भूतपूर्व सैनिकों का, लेकिन उपस्थिति के मामले में अगर बात करें तो उपस्थिति बहुत कम लोगों की दिखाई देती है। क्या आप उनके अंदर कोई नई ऊर्जा भरेंगे ताकि लोग जो है एक संगठन के तौर पर इसको एक्सेप्ट करें? हमारा यही रहता है कि सब लोग अगर संगठन से जुड़ते हैं, जी जब आप जुड़ते हो तब आप आगे एक दूसरा स्टेप उठाते हो कि हाँ क्या चल रहा है वहाँ पर। जी तो जब इन लोगों को इससे जोड़ दिया जाएगा, काफ़ी सारे जुड़ गए हैं जी और काफ़ियों को उनके माध्यम से औरों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास जारी है, जी ताकि वो जुड़े। और फिर उसके बाद कभी कोई किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट रहता है, किसी तरह का कोई समाज का कोई कार्य कर रहा है जिसमें सब लोगों की उसमें सहभागिता चाहिए, तो सब लोग आगे आए और करें। तो ये हमारा प्रयास जारी है। जी सर। और सर अब अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से भूतपूर्व सैनिक संगठन यहाँ पे आपने संगठित किया है, उसके बाद, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल प्रदेश है, यहाँ जो है हर दूसरे घर से सैनिक है, तो जो उनकी मुख्य समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को आप किस तरह से प्राथमिकता में जो है ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो हमारे सैनिकों का, मेरा जो समस्या तजुर्बा लगी है। रहा है जी, पिछले ऑलमोस्ट साल भर में देखने का, जी, कि इनका जो मेन जो सोर्स रहता है वो पेंशन का सोर्स रहता है, पेंशन से इनका घर चलता है। तो उसमें कोई किसी तरह की बाधा ना हो, चाहे हमारे सरकार के द्वारा सिस्टम्स में चेंज है, पहले बैंक्स के थ्रू, फिर स्पर्श के थ्रू, फिर ये इस तरह के, तो उसमें किसी तरह की इनकी बाधा से इनको ये ना इनका मुक्ति रुके, हो। मुख्य उनका उनकी आय का होता रहे। जी, दूसरा, इनके स्वास्थ्य रिलेटेड जो है, जी, जो हमारे स्कीम्स हैं, ईसीएचएस की स्कीम्स हैं, वो इनको सुचारू रूप से सुचारू से इनका मिले। मिलती रहे। और उसके लिए हमारे प्रयास रहते हैं कि हम और पॉलीक्लिनिक्स वगैरह खोलने के लिए हम करते रहे, ताकि उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े, स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं जी, जी, वो रहे। एक हमारा रहता है कि क्योंकि एक फौजी का उसका सीएसडी कैंटीन के साथ एक अलग जुड़ाव रहता है, जी, वो जा करके वहाँ पे, हालांकि चीज़ें बाहर भी मिल जाती हैं, पर उसको थोड़ा एक अच्छा लगता है, अपने सैनिकों से मिलता है, वहाँ पे लोगों से मिलता है। तो जो सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी है वो ठीक से रहे। जैसे अभी पहले था कि वो दूर से आता था बेचारा, एक हर महीने आता था तो लेके जाता था, कभी सामान हो सकता है, कभी ना हो, किसी कारण से परेशान होगा। जी, अभी वो हम लोगों ने केस टेकअप किया था, जी, वो अभी हो गया कि अब 2 महीने का सामान वो एक साथ ले जा सकता है, कि दूर से आ रहा तो एक बार में ले गया, 2 महीने की छुट्टी हो गई जी, उसकी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी उनके लिए जो समस्याएँ हैं, समस्या है, उसका उसका समाधान मिले। निदान हो सके। जी, और उनके लिए कुछ रोजगार, कुछ इस तरह के जोड़ते रहे, ताकि उसकी जो उम्र काम करने की है वो ऐसे बेकार ना जाए जी, और फालतू की एक्टिविटीज में ना पड़े। अपने लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, घर के लिए अपना कुछ करे, ताकि बच्चों का, अपना परिवार का देखभाल अच्छी तरह कर जी। सके। इस तरह ही हमारी ये प्राथमिकता है। सर अब हिमवंत प्रदेश न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो वीर नारियाँ हैं, उनको जो है क्या अपील करना चाह रहे हैं? आप किस तरह से उनकी समस्या को समाधान करेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने जो पूर्व सैनिक हैं उत्तराखंड के, उन सबको यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी कोई भी समस्याएं हैं, आपकी ही नहीं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई आपको मालूम है, क्योंकि आपके मोहल्ले में आपको मालूम है कौन कौन पूर्व सैनिक हैं, तो उनके साथ थोड़ा तालमेल, थोड़ा जुड़ाव रखिए। और कभी किसी कोई समस्या होती है
तो आपके माध्यम से अपने ब्लॉक या अपने जिले के अध्यक्ष तक उनको उन बातों को करिए। अदरवाइज हमारे नंबर आपको मालूम है, आप हमको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ताकि उनके लिए कोई भी समस्या हो, वो हम अपनी समस्या समझते हैं, अगर उनके लिए दिक्कत में है तो हम ये चाहते हैं कि उनकी समस्या जल्दी जल्दी दूर होए और वो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके। ये हमारा रहता है। तो आप सब लोग संगठित रहें और सब लोगों को मिल के रहे, जैसे आप यूनिट में रहते हैं सब लोग मिल करके। अब यहाँ पे अलग अलग आर्म सर्विस वाले बट हैं, वो अब फौजी पूर्व सैनिक, अब वो एक अलग यूनिट हो गई है। ऐसे उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग एक यूनिट है। इस यूनिट का काम है कि अपने जो मेंबर्स हैं उनकी देखभाल करना, और उनके कोई भी समस्या हो वो हमारी समस्या मान के चलते हैं और उसको दूर करने में हम भरपूर प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही मैं हेमंत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे संगठन के विचार हमारे लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष मेजर जनरल मोहनलाल असवाल जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों की जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हमारा जो संगठन है यहाँ पे वो जो है तत्पर है, और हम हर हाल में ये जो आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे। नमस्कार।